हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया हैं, बहुत मज़े में हैं। तो आज जो हम ये वीडियो लेके आए हैं, वो उन स्टूडेंट्स के लिए लेके आए हैं जो ऑनगोइंग सितंबर 2024 अटेम्प्ट में पेपर दे रहे हैं। आज 14th ऑफ सितंबर को आपका लॉ का पेपर होगा। आई होप आप लोगों का पेपर बहुत बढ़िया गया हो। आई ऑल्सो होप कि आपका अकाउंट्स का पेपर भी बहुत बढ़िया गया हो। और अब आपका अगला मिशन ये होना चाहिए कि आपका 2 दिन बाद 17 सितंबर को जो टैक्स का पेपर है, वो भी आपका बहुत बढ़िया जाए। अब लकीली आप लोगों के पास इस बार टैक्सेशन के पेपर में 2 दिन का ऑफ है। आइडियली हमारे पास हर पेपर में 1 दिन का ही ऑफ होता है, बट टैक्सेशन के पेपर में 2 दिन का ऑफ है। हमें इस ऑफ की बहुत ज़रूरत है बिकॉज़ सिलेबस थोड़ा-सा लेंथी होता है, तो 2 दिन के अंदर हम काफ़ी अच्छे से अपने सब्जेक्ट को रिवाइज़ कर पाएँगे। इस वाले वीडियो में हम यही सीखेंगे कि हमारा पेपर का क्या पैटर्न रहने वाला है, कौन से टॉपिक्स हैं जिनकी इम्पोर्टेंस थोड़ी-सी ज़्यादा रहने वाली है और हमें अपनी रिवीजन को किस तरह से प्लान करना चाहिए इन द नेक्स्ट 2 एंड अ हाफ डेज़ सो दैट आप अपने पेपर को पूरी तरीके से तैयार कर सकें और एग्ज़ाम में बहुत कॉन्फिडेंटली होके जाएँ। तो सबसे पहले आपको बताइए कि आपका जो पेपर है, उस पेपर के 2 सेक्शंस आते हैं, सेक्शन ए इनकम टैक्स एंड सेक्शन बी जीएसटी। आपको जो आंसर शीट्स है, वो आंसर शीट्स भी अलग-अलग मिलती हैं। प्लीज़ मेक श्योर आप आंसर शीट ठीक से देखें। सेक्शन ए की आंसर शीट में आपके इनकम टैक्स के आंसर्स आने चाहिए और सेक्शन बी की आंसर शीट में आपके जीएसटी के सब्जेक्टिव आंसर्स आने चाहिए। तो 50 मार्क्स का आपका इनकम टैक्स का पेपर आने वाला है और इस 50 मार्क्स के पेपर में आपका 15 नंबर के एमसीक्यूज़ आने वाले हैं 15 मार्क्स के। इन 15 मार्क्स के एमसीक्यूज़ में आप केस स्टडी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं 10 से 12 नंबर की, जहाँ पे आपको कंबाइंडली काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी और उसके बाद आपसे 4 या 5 एमसीक्यूज़ पूछे गए होंगे वहाँ से और साथ के साथ कुछ आप इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज़ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एमसीक्यूज़ के लिए अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, जो हमारा ओवरऑल सिलेबस है, वो ओवरऑल सिलेबस आप तरीके से पढ़िए तो आपके सब्जेक्टिव और एमसीक्यूज़ दोनों निकल जाते हैं। अगली चीज़, फिर सब्जेक्टिव पोर्शन की बात करें तो आपके पास 4 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिनमें से पहला क्वेश्चन है 15 नंबर का जो कंपल्सरी रहेगा। 15 नंबर का जो क्वेश्चन है, उसमें आईसीएआई आपसे पूछने वाला है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। एंड टैक्स लायबिलिटी आपसे ओल्ड रिजीम जो इनकम टैक्स का नॉर्मल लॉ है, उसके हिसाब से भी पूछी जा सकती है और सेक्शन 115 बीएसई न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से भी पूछी जा सकती है। इसके बाद आपके पास 3 क्वेश्चंस आएँगे 10-10 नंबर के, जिनमें से यू आर रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट एनी 2। तो आपका जो कंपल्सरी क्वेश्चन रहने वाला है 15 मार्क्स का, इट विल बी अ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन इन्वॉल्विंग कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी इन द मैनर व्हिच इज मोस्ट बेनिफिशियल टू द टैक्स पेयर। और अगले 3 क्वेश्चन जो हैं वो इंडिविजुअल टॉपिक बेस्ड क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जिसके लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए हैं, जहाँ से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि क्वेश्चंस आइडियली पूछे जाने चाहिए, जैसे रेजिडेंशियल स्टेटस है, टीडीएस का टॉपिक है, वहाँ से कंफर्म क्वेश्चन रहता ही रहता है, फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम के टॉपिक है, वो सारी लिस्ट अभी आपको नीचे मिल जाएगी। ये जो डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट मैं आपके लिए टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल करवा रहा हूँ और वहाँ पे आपको ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। आप इसको रेफर कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट 2 एंड अ हाफ डेज़। अगली चीज़, जीएसटी में भी आपके पास 15 नंबर के एमसीक्यूज़ आने वाले हैं और 15 नंबर के जो एमसीक्यूज़ हैं, उसमें भी आपके केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज़ भी आएँगे और साथ के साथ आपके इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज़ भी आएँगे। फिर हम बात करते हैं, हमारे पास 4 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं और जीएसटी में भी 4 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में से पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन 15 मार्क्स का हमारे लिए कंपल्सरी रहेगा और उसके बाद आपके पास 3 क्वेश्चन आएँगे 10-10 नंबर ईच के, जिनमें से आपको कोई भी 2 अटेम्प्ट करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे जो 15 नंबर का क्वेश्चन है, वो एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा, इसके 2 पार्ट्स रहेंगे। एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, जिसके अंदर आपको जीएसटी का कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे आपको एक पर्सन की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी निकालनी है, आईटीसी चेक करना है और उसके बेस पे आपको निकालना है कि क्या उसकी नेट टैक्स लायबिलिटी कैश में पे करनी रहेगी। तो जो आपका 15 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसका पहला पार्ट जो है 10 मार्क्स का रहेगा और इस 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे नेट जीएसटी पूछा जाएगा। नेट जीएसटी आप कैसे निकालेंगे? टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट इन द प्रिस्क्राइब्ड ऑर्डर। और उसके बाद आपके पास सब्जेक्टिव पोर्शन में एक और फर्स्ट जो कंपल्सरी क्वेश्चन है, उसमें 5 नंबर का एक और टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन होगा। फिर आपके पास 3 क्वेश्चन्स आएँगे 10 मार्क्स ईच के, जिसमें से आपको अटेम्प्ट करने हैं एनी 2। किसी भी इंडिविजुअल टॉपिक पे बने हुए क्वेश्चंस वो आ सकते हैं। अगर आप मेरे से पूछे कि सर कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस कंफर्म रहते ही रहते हैं, तो अगर मैं इनकम टैक्स की बात करूं तो इनकम टैक्स में हमेशा इस अटेम्प्ट हर अटेम्प्ट में देखा गया है रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम पे क्वेश्चन होता ही होता है। डिडक्शंस के ऊपर कई बार सेपरेटली क्वेश्चन होता है, जो या हमारा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर भी डिडक्शंस का एलिमेंट इन्वॉल्व होता है। टीडीएस टीसीएस का क्वेश्चन एग्जाम में कंफर्म होता ही होता है। जो फर्स्ट क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन होता है, वहां पे पीजीबीपी का क्वेश्चन भी आपको मिलता ही मिलता है। पीजीबीपी के क्वेश्चन के बेस से ही कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन डिराइव किया जाता है। फिर उसके बाद कैपिटल गेन और सैलरी पे भी एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है। रही बात आगे, फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम एक ऐसा टॉपिक है जिसपे आप 4 से 5 नंबर का थ्योरेटिकल क्वेश्चन एग्जाम में एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। लास्ट
आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, उस फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे टैक्स लायबिलिटी निकालना भी पूछी जाएगी और टैक्स लायबिलिटी आपको इनकम टैक्स के रेगुलर लॉ के हिसाब से, साथ के साथ सेक्शन 115 बीएससी डिफॉल्ट टैक्स रेजिम के हिसाब से दोनों निकालनी आनी चाहिए। सो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी एज पर द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 115 बीएससी एज वेल एज द रेगुलर प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। कैटेगरी बी टॉपिक की बात करें तो हाउस प्रॉपर्टी एक ऐसा टॉपिक है जिस पे एग्जाम में कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, या क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है उसमें एक दो एंट्री हाउस प्रॉपर्टी की हो सकती है। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस और क्लबिंग ऑफ इनकम पे कई बार होता है, इन दोनों में से किसी एक टॉपिक पे क्वेश्चन आता है। कई बार ऐसा होता है एक ही क्वेश्चन में दोनों चीजें एग्जामिन कर ली जाती है। तो मेरे पर्सपेक्टिव से जिन टॉपिक्स को आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है वो आपके कैटेगरी 1A में लिखे हुए हैं, और कैटेगरी बी वाले टॉपिक भी छोड़ के नहीं जाने हैं, लेकिन उनको आप सेकंड प्रायोरिटी पे रखना चाहे तो रख सकते हैं। इसी तरह से मैं जीएसटी की बात करूं तो जीएसटी में मेरे लिए कैटेगरी ए टॉपिक्स कौन से हैं जहां पे एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन रहता ही रहता है। एक तो ये है आरसीएम की कोई ना कोई एंट्री एग्जाम में आती ही आती है। साथ के साथ सप्लाई अंडर जीएसटी, वैल्यू ऑफ सप्लाई, इन पे आपको एग्जाम में स्टैंड अलोन क्वेश्चन भी मिल सकता है, या जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी क्वेश्चन आएगा और उसमें जो आपका कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जीएसटी का 10 मार्क्स का रहेगा, वहां पे इसकी एंट्रीज हो सकती है। ये टॉपिक तो बाय डिफॉल्ट है, आपको पता ही है, आईटीसी तो हमारा जीएसटी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता ही रहता है। आगे कॉम्पोजिशन स्कीम और रजिस्ट्रेशन के टॉपिक से मिला के एग्जाम में क्वेश्चंस कंफर्म आते ही आते हैं। डॉक्यूमेंटेशन अंडर जीएसटी की बात करें तो यहाँ पे एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स होते हैं, जैसे टैक्स इनवॉइस हो गया, इसके अलावा ई वे बिल हो गया, ई इनवॉइसिंग हो गया, ये तो एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स रहते ही रहते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई नए कोर्स में नया टॉपिक ऐड किया गया था। प्लेस ऑफ सप्लाई में 24 पहला अटेम्प्ट था जब इस पे क्वेश्चन आए थे, और प्लेस ऑफ सप्लाई भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। हर आरटीपी हर एमटीपी में भी प्लेस ऑफ सप्लाई पे कोई ना कोई क्वेश्चन रहता ही रहता है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड टीडीएस एंड टीसीएस अंडर जीएसटी, इस वाले टॉपिक से भी 5 नंबर का क्वेश्चन पिछले टाइम में आके गया है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक रहेगा। क्या कंपैरेटिवली कम कम इंपॉर्टेंट है? पहला जो चैप्टर है आपके पास इंट्रोडक्शन टू जीएसटी, वो थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, उस चैप्टर से कम चीजें पूछी जाती है। बेसिकली उस चैप्टर में तो आपको जीएसटी का पूरा स्ट्रक्चर समझाया जाता है, एक बार जब आप स्ट्रक्चर समझ लेते हो तो उसके बाद वो चैप्टर काफी चीजें उसकी बट ऑब्वियस हो जाती है। चार्ज ऑफ जीएसटी में जो आरसीएम की एंट्रीज है सेक्शन 9(3) की, उसको मैंने कैटेगरी ए में डाला है, और बाकी जो टॉपिक है उस चैप्टर से वो आप लेस इंपॉर्टेंट में से लेके चल सकते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई है यहाँ पे। एग्जेम्पशंस अंडर जीएसटी, एग्जेम्पशंस अंडर जीएसटी में ना देखिए अलग अलग सेक्टर्स हैं, आप तरीके से एक बार उनके फ्लो चार्ट को गो थ्रू कर लीजिएगा। एग्जेम्पशंस अंडर जीएसटी पे भी आपको स्टैंड अलोन अलग से क्वेश्चन भी मिल सकता है, या इट माइट बी पॉसिबल कि एग्जेम्पशंस अंडर जीएसटी में कोई एक पर्टिकुलर एंट्री, एक दो एंट्री आपके कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में मिक्स कर दी जाए। अब टैक्सेशन का पेपर जो होता है ना वो थोड़ा सा लेंथी भी आता है, एंड इफ यू हैव टू इंश्योर कि आपका 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट और कोई भी पेपर ना छूटे, तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी क्रूशियल, इट इज वेरी वेरी क्रूशियल। तो टाइम किस तरह से मैनेज करना है, हाउ डू वी हैव टू मैनेज आवर टाइम फॉर टैक्सेशन पेपर? तो सबसे पहली चीज, आपको 15 मिनट का पढ़ने का जो टाइम मिलता है उसमें आप एक अच्छे इन्फॉर्म चॉइस कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है और कौन सा क्वेश्चन आपको छोड़ना है। इनकम टैक्स और जीएसटी में चार चार सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिनमें से फर्स्ट क्वेश्चन तो कंपलसरी है, आता हो या ना आता हो वो तो करके आना ही है। बाकी 3 में से कोई भी 2 अटेम्प्ट करने हैं। सो आई ऑलवेज एडवाइज स्टूडेंट्स कि अगर आप ये वाला जो टाइम है वो तरीके से क्वेश्चन पेपर को पढ़ने में लगाएं, और आप ये आइडेंटिफाई करें कि 3 में से बेस्ट 2 आंसर्स आप किसके लिख सकते हैं, तो यू कैन मेक अ गुड इन्फॉर्म्ड चॉइस इन द फर्स्ट 15 मिनट्स इटसेल्फ। Read only the subjective questions so that you can identify which questions are to be attempted and which questions are to be left. Avoid reading the compulsory question during this time frame because it has to be attempted anyways. चलिए जी, 15 मिनट का रीडिंग टाइम तो निकल गया। अब क्या करें? सबसे पहले एमसीक्यूज को पढ़िए, एकदम फ्रेश दिमाग से एमसीक्यूज को पढ़िए, और जो उनका आंसर है वो आप ओएमआर शीट में मार्क कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप बस टिक करेंगे फिर आप सोचेंगे कि ओएमआर शीट में बाद में मार्क करेंगे। नहीं, ओएमआर शीट में हाथों हाथ अपने आंसर को मार्क कीजिए, और उसी टाइम पे हाथों हाथ एक बार उसे दोबारा चेक कर लीजिए। सारे एमसीक्यूज होने के बाद एक बार दोबारा देख लीजिएगा, जो भी आपने एमसीक्यू का आंसर निकाला है आपने वही एग्जैक्टली टिक किया है या नहीं किया है ओएमआर शीट में। मैक्सिमम 40 टू 45 मिनट्स में आपके 30 मार्क्स के एमसीक्यूज जो है वो अटेम्प्ट हो जाने चाहिए। इट विल गिव यू अ गुड कॉन्फिडेंस कि रफली 1/3 पेपर आपका हो गया है, और उसके बाद आप अपना बाकी टाइम सब्जेक्टिव पेपर पे लगाइए। ये मान लीजिएगा जिस टाइम पे आप एमसीक्यूज की ओएमआर शीट के अंदर मार्किंग करते हैं उसे चेक कर लेते हैं, उसके बाद आपको उसे दोबारा देखने का टाइम नहीं मिलेगा। सो मेक श्योर आप अपने एमसीक्यूज के आंसर्स को तरीके से मार्क करें, क्रॉस चेक दोबारा कर ले कि आपने ठीक ही ऑप्शन मार्क किया है। इसके बाद बात आती है कि सर अब सब्जेक्टिव पोर्शन अटेम्प्ट करना है तो कौन सा पहले अटेम्प्ट करें, इनकम टैक्स या जीएसटी? देखिए जी, जिसमें आपको ज्यादा कंफर्ट है सबसे पहले आपको वो अटेम्प्ट करना चाहिए।
लेकिन अगर कल को आप कहते हैं नहीं सर हमें इनकम टैक्स भी आ रहा है, हमें जीएसटी भी आ रहा है, तो मेरी एडवाइस ये रहती है कि आप जीएसटी को पहले अटेम्प्ट कर लीजिए, क्योंकि जीएसटी के आंसर्स की लेंथ ना कंपैरेटिवली शॉर्ट होती है, वहाँ पे कैलकुलेशन भी कम होती है। और इनकम टैक्स का जो हमारा 15 मार्क्स का कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन होता है, वो काफ़ी टाइम खींचता है। कई बार ऐसा होता है बच्चा ना पहले इनकम टैक्स के आंसर्स लिखना स्टार्ट करता है और उनमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा देता है, जिसकी वजह से जीएसटी के लिए टाइम कम बचता है और आंसर्स की क्वालिटी थोड़ी-सी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो जीएसटी के आंसर्स की लेंथ कंपैरेटिवली शॉर्ट होती है एज़ कंपेयर टू इनकम टैक्स, सो माय एडवाइस विल बी कि आप पहले जीएसटी के सब्जेक्टिव पोर्शन को अगले 65 मिनट्स में अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। सर 65 मिनट्स में कैसे हो पाएँगे? एक क्वेश्चन आपके पास 15 नंबर का है और फिर आपके पास 2 क्वेश्चन जो हैं, वो 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपका आएगा 15 मार्क्स का एंड क्वेश्चन नंबर 6 टू 8 आएँगे आपके पास 10-10 मार्क्स के, जिसमें से आपको अटेम्प्ट करने हैं एनी 2, यू आर रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट एनी 2। तो जो आपको ये एनी 2 अटेम्प्ट करने हैं ना, आप इसके लिए ये मानिए कि आपके पास 35 मिनट्स का टाइम है। ये 20 मार्क्स के लिए आपके पास 35 मिनट्स का टाइम है और ये जो 15 नंबर का क्वेश्चन है, इसके लिए आप अपने पास पूरा हाफ एन आवर स्पेयर कीजिए। मैं बहुत रियलिस्टिक बातें कह रहा हूं आपको और ये बहुत इजीली डूएबल है। सो विद इन अप्रोक्सीमेटली लेस देन 2 आवर्स आपके इनकम टैक्स और जीएसटी के एमसीक्यूज हो गए 30 मार्क्स के और आपका 35 मार्क्स का जीएसटी का सब्जेक्टिव पोर्शन हो जाएगा। In less than two-third time, you will have attempted approximately two-third of your paper. This will give you confidence कि अब आप तरीके से अपने इनकम टैक्स के क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। और इनकम टैक्स के क्वेश्चंस के लिए भी यही ट्रिक है। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 आएगा 15 नंबर का और फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 से 4 आएंगे 10 मार्क्स के, आउट ऑफ विच यू आर रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट एनी 2। सेम वही चीज मैं आपको यहाँ पे भी बोलूंगा कि जो आपके क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके लिए आप 35 मिनट्स का टाइम जो है वो सेट असाइड कीजिए और आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है 15 मार्क्स का, इसके लिए आपके पास पूरा हाफ एन आवर अवेलेबल है। अगर आप इस स्ट्रैटेजी के साथ चलेंगे, देयर आर हाई चांसेस कि आप अपने पूरे पेपर को अटेम्प्ट कर पाएंगे टाइम के अंदर। एंड कोशिश कीजिएगा अपने पास लास्ट में 5 मिनट रखें ताकि आप पेपर को तरीके से टाई कर सकें। एक बार तरीके से ये भी चेक कर लीजिएगा आपने आंसर्स जो हैं आंसर शीट के अंदर अपने रोल नंबर ठीक तरीके से लिखे हैं। जो भी एडिशनल आंसर शीट आपने लिखी है, उस एडिशनल आंसर शीट को आपने मेंशन भी कर दिया दैट +1 या +2 दीज़ आर द आंसर शीट्स दैट आई हैव टेकन एडिशनली। पैनिक नहीं करना है, कीप योरसेल्फ कूल, सब कुछ सही होगा, बस एकदम आप समझदार व्यक्ति की तरह पेश आइए। Please ensure that you have approx 5 to 10 minutes left with you for a quick review of the answers already written by you. 100% पेपर अटेम्प्ट करके आना है, कोशिश ये करनी है, कुछ भी छोड़ने की कोशिश नहीं करनी है। जो क्वेश्चंस आपको तरीके से आते हैं, उनको तरीके से करिए। जिन क्वेश्चंस के बारे में आपको कंप्लीट आइडिया नहीं है कि इसमें क्या आना चाहिए, जो आपका बेस्ट एस्टिमेट बैठ सकता है आंसर का, उसके बेस पे करके आइए। हम स्टेप मार्किंग के बेस पे भी नंबर उठा जाते हैं और वही हमारा डिफरेंस होता है कई बार पास होने में, फेल होने में, एग्जामिशन लाने में या ना लाने में। तो पेपर पूरा तरीके से आपको अटेम्प्ट करके आना है। अगली चीज़, सर सिलेबस कई बार ज़्यादा लगता है और लकीली इस बार तो हमारे पास टाइम 1 दिन का एक्स्ट्रा है। प्लीज़ एक प्लानर दे दीजिए ताकि कौन-सा टॉपिक कैसे कवर करना है, कितने टाइम में करना है, उससे है ना हमें दिमाग में क्लैरिटी आ जाएगी, फिर कॉन्फिडेंस भी आएगा कि वी आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक एंड वी विल बी एबल टू फिनिश दिस सिलेबस विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। तो आज जो दिन है 14 सितंबर सैटरडे, सबसे पहले आप इनकम टैक्स के रिवीजन उठाएँगे और आई एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू टू स्पेंड अप्रॉक्सिमेटली 4 एंड a half hours on your revision today। सबसे पहले आप इनकम टैक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के चैप्टर को उठाइए। रिवीजन करने के लिए क्या करेंगे, आपके पास जो समरी बुकलेट अवेलेबल है, उस समरी बुकलेट का काम उसको लीजिए। अगर आपसे खुद रिवीजन हो पा रही है, बहुत बढ़िया है, अदरवाइज़ आप रिविजनरी मैराथन को आप रेफर कर सकते हैं। रिविजनरी मैराथन के जो लिंक्स हैं, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अवेलेबल करा रहा हूँ इनकम टैक्स और जीएसटी के। हर चैप्टर की रिवीजन को कीजिए समरी बुक से और उस चैप्टर के जो भी आपको मैंने टेस्ट अवेलेबल कराए हुए हैं, जो टेलीग्राम चैनल पे आपको टेस्ट अवेलेबल करवाए हुए हैं उस चैप्टर के, उन टेस्ट के क्वेश्चन आंसर्स को एक बार ओरली स्कैन कर लीजिए। उन टेस्ट के अंदर हर तरह के टॉपिक से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और वंस यू हैव स्टडीड द चैप्टर फ्रॉम द रिविजनरी बुकलेट एंड यू हैव सीन द क्वेश्चंस व्हिच आर गिवन इन द टेस्ट, आप बहुत तरीके से उस चैप्टर को कवर कर जाएंगे, बोथ प्रोविजंस वाइज एज वेल एज क्वेश्चन आंसर्स वाइज। तो सबसे पहले आज के टारगेट में आप लेके जाएंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स, रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस एंड क्लबिंग ऑफ इनकम। चारों चैप्टर मैंने बहुत आसान वाले लिए हैं और इनके साथ एक चैप्टर मैंने लिया है अच्छा वाला, वो है कैपिटल गेन्स।
ये बहुत रियलिस्टिक टारगेट है। अप्रोक्सीमेटली 4 आवर्स के अंदर आपका आज ये टारगेट पूरा हो सकता है अगर आप तरीके से पढ़े तो। कल 15 सितंबर को संडे वाले दिन, तो आज आपको कोशिश करनी है इनकम टैक्स के बचे हुए सारे पोर्शन को कंप्लीट करने की, ताकि कल आप उसके बाद 16 तारीख को आप जीएसटी देख सकें। तो आपके लिए मैंने टारगेट को डिवाइड किया है अलग-अलग फेजेस में। आप अपने दिन की शुरुआत में इन चैप्टर्स को टेकअप कर सकते हैं। कौन-कौन से चैप्टर्स हैं? हाउस प्रॉपर्टी, डिडक्शंस फ्रॉम जीटीआई, टीडीएस, टीसीएस एंड अदर सोर्सेस। हाउस प्रॉपर्टी छोटा-सा आसान-सा चैप्टर है, अदर सोर्सेस छोटा-सा आसान-सा चैप्टर है, डिडक्शंस फ्रॉम जीटीआई, टीडीएस, टीसीएस आसान ये भी है, थोड़े से लेंथी है, थोड़े से सेक्शंस ज़्यादा हैं, लिमिट्स हैं, तो तरीके से इस पे टाइम स्पेंड कीजिएगा। इसके बाद अगली शिफ्ट, एक मिनी ब्रेक आप ले सकते हैं उसके बाद अगले शिफ्ट में। सबसे बड़ा हाथी आपको टेकअप करना है पीजीबीपी, और साथ के साथ आपके इनकम टैक्स का जो आखिरी चैप्टर है वो भी आपको यहाँ पे पैरेलली क्लोज करना है, इनकम टैक्स लायबिलिटी कंप्यूटेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन। इसके अंदर आपको एएमटी भी रिवाइज करना है और साथ के साथ आपके न्यू टैक्स रेजिम सेक्शन 115 बीएससी भी देखनी है। फिर उसके बाद आप आएंगे, अगर आपके ये सब काम होते हैं तो फिर आप अपनी थर्ड शिफ्ट पे आएंगे। यहाँ पे मैंने आसान आसान चैप्टर रखे हुए हैं। सैलरी है, एग्रीकल्चरल इनकम है, फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स है, एडवांस टैक्स है। फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम एंड एडवांस टैक्स हो गया आपका इनकम टैक्स का सिलेबस। अब अमेंडमेंट्स एग्जाम में हमेशा काफी इंपॉर्टेंट रहती है, एंड सितंबर 2024 अटेम्प्ट के लिए कोई भी एडिशनल अमेंडमेंट है ही नहीं। जो अमेंडमेंट मई 24 के लिए थी वही सितंबर 24 में लागू है। मई और सितंबर के बीच में टाइम गैप बहुत कम था, तो इस टाइम पीरियड के दौरान कोई खास अमेंडमेंट आई नहीं थी, क्योंकि इंडिया में वैसे भी इलेक्शंस ऑनगोइंग चल रहे थे इस टाइम के पीरियड के दौरान। तो बात ऐसी है जी, आप आराम से मई 2024 के अमेंडमेंट नोट्स को एक बार गो थ्रू कीजिए। अमेंडमेंट्स कैरी अ गुड वेटेज इन द एग्जाम, तो एक बार उन अमेंडमेंट्स को गो थ्रू कर लेंगे। उसके लिए अमेंडमेंट नोट्स का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उन अमेंडमेंट नोट्स को रेफर कर लेंगे तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा लेटेस्ट क्या क्या अमेंडमेंट्स थी। और लास्ट में दिन में थोड़ा सा टाइम बचाइएगा, और आरटीपी और एमटीपी जो आपके सितंबर 2024 अटेम्प्ट के लिए आए हैं उसमें जो इनकम टैक्स वाला पोर्शन है उसे एक बार देख लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा इसे करने की। अगर आपके पास टाइम नहीं बच रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं मेरा तो टाइम ऑलरेडी चैप्टर्स के अंदर ज्यादा लग रहा है, तो मैं स्टिल इसको कहूंगा कि आप इसको लास्ट प्रायोरिटी रखिएगा, पहले अपने कोर्स कंप्लीशन पे ध्यान दीजिएगा। आरटीपी एमटीपी आपको एक आइडिया देते हैं एग्जाम में क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बट टैक्सेशन के अंदर जरूरी नहीं कि एज इट इज वही क्वेश्चंस आते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि जो क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं वो आरटीपी एमटीपी में कहीं पे डिस्कस भी नहीं थे। तो टाइम मिले तो आरटीपी एमटीपी करना है, लेकिन अगर टाइम नहीं मिले तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको अपने सब्जेक्ट के कंप्लीशन पे देनी है। कोशिश आपको ये करनी है कि आज और कल 14 और 15 सितंबर के अंदर अंदर आपको अपने इनकम टैक्स का पूरा सिलेबस माइंड अप कर देना है, बिकॉज आधा हिस्सा जीएसटी का अलग है और वहां पे थोड़ी सी थियोरेटिकल एलिमेंट ज्यादा है, तो उसको भी हमें टाइम देना है। तो 16th का डे कंप्लीट आप उसके लिए रखेंगे। जीएसटी की स्ट्रैटेजी भी क्या रहेगी? रिविजनरी बुकलेट उठाइए, समरी बुकलेट उठाइए, रिविजनरी वीडियो उठाइए और उनको उनके साथ आप अपने चैप्टर्स को कवर करते जाइए, और उस रिस्पेक्टिव चैप्टर के जो भी टेस्ट हैं उनको रेफर कीजिए, ताकि आपका जितना भी अपडेटेड कंटेंट है वो सारा का सारा अपडेटेड कंटेंट के बेसिस पे जो क्वेश्चन आंसर्स है वो आपके कवर हो जाए। तो आप यहाँ पे क्या अपने पैटर्न को फॉलो करेंगे? पहले शिफ्ट में थोड़े थोड़े आसान से चैप्टर लीजिए ताकि आपकी जीएसटी में रिदम बनना स्टार्ट हो। इंट्रोडक्शन टू जीएसटी पहला चैप्टर है, चार्ज ऑफ जीएसटी दूसरा चैप्टर है, सप्लाई अंडर जीएसटी है, कॉम्पोजिशन स्कीम है और वैल्यू ऑफ सप्लाई है। तो सिर्फ सप्लाई अंडर जीएसटी एक रिस्पेक्टेबल थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, बाकी सारे चैप्टर्स बहुत छोटे छोटे से हैं। सप्लाई अंडर जीएसटी रफली 1 आवर एंड दी अदर 4 चैप्टर्स रफली हाफ एन आवर ईच। उसके बाद सेकंड शिफ्ट, यहाँ पे भी मैंने एक चैप्टर बड़ा रखा और बाकी 3 चैप्टर्स जो मतलब एक चैप्टर बड़ा रखा है, एक मीडियम रेंज का है और बाकी 2 चैप्टर्स छोटे-छोटे हैं। टाइम ऑफ सप्लाई और अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स बहुत छोटे-छोटे से चैप्टर है, आपके हाफ एन आवर में हो जाएंगे, और रजिस्ट्रेशन का चैप्टर 1 घंटा ले जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन अंडर जीएसटी का चैप्टर 45 टू 50 मिनट्स ले जाएगा आपका। शिफ्ट 3, यहाँ पे 2 बहुत क्रिटिकल चैप्टर्स हैं, आईटीसी एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, इसीलिए इसके लिए थोड़ा सा टाइम मैंने ज्यादा रखा है। और बाद में आपका बचा हुआ जितना भी कंटेंट है वो आप टेकअप करेंगे। पेमेंट ऑफ टैक्स छोटा सा चैप्टर है, टीडीएस एंड टीसीएस अंडर जीएसटी छोटा सा चैप्टर है, एग्जेम्पशंस अंडर जीएसटी थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। टाइम मिले तो बिल्कुल आपको जीएसटी पोर्शन जो आरटीपी और एमटीपी है वो देखने हैं, और जो भी मई 2024 के लिए लेटेस्ट अमेंडमेंट्स थी वही सितंबर 24 में भी लागू होंगी, तो उनका एक क्विक ओवरव्यू करना है। अगर आपने मंडे के एंड तक अपना इनकम टैक्स और जीएसटी का पूरा सिलेबस तरीके से कवर अप कर लिया है, आपको अपने आप कॉन्फिडेंट फील होगा। और अभी भी आपके पास थोड़ा सा टाइम अगले दिन का अवेलेबल है, वहां पे भी क्या करना है वो भी मैं बताऊंगा, ताकि आपको पेपर के लिए आप हर तरह से प्रिपेयर्ड रहें। एक और चीज,
बाय एनी चांस अगर आपको 60 आपका 16th को जीएसटी का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा आपका, तो पैनिक नहीं करना है, थोड़ा-सा टाइम आप अगले दिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करेंगे सब 16 को वाइंड अप करने की, बट इन केस नहीं हो पाएगा तो 1-2 चैप्टर अगले दिन जाते हैं तो पैनिक नहीं करना है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 17 तारीख को क्या करना है जी? 17 तारीख को आपको इनकम टैक्स और जीएसटी के कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम्स 2 से 3 प्रॉब्लम्स आपको देखने हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 2 वीडियोज़ का लिंक अवेलेबल करवा रहा हूँ, जहाँ पे मई 2024 अटेम्प्ट के लिए मैंने इनकम टैक्स और जीएसटी के कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आंसर्स पे कुछ यूट्यूब पे सेशंस लगाए थे, और उन सेशंस के बाद बच्चों का ये रिव्यू था कि सर एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए थे वो हमसे बहुत कंफर्टेबली हो पा रहे थे। 15 नंबर का इनकम टैक्स का कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन और 10 नंबर का जीएसटी का। तो आपका ओवरऑल जो 70 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर है, उसमें से 25 नंबर तो इनकम टैक्स में और जीएसटी का मिला के कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन ही है। तो उनकी एक बार प्रैक्टिस करके जानी है। और अगर आपको टाइम लगे तो थोड़े से इनकम टैक्स के पन्ने पलट लीजिएगा, बिकॉज इनकम टैक्स पढ़े हुए 1 डेढ़ दिन आपको हो गया होगा। तो पीजीबीपी, कैपिटल गेन, सेक्शन 115 बीएससी, न्यू टैक्स रेजीम, डिडक्शंस, टीडीएस, टीसीएस, इनको एक बार जल्दी से गो थ्रू कर लीजिएगा। ये वो टॉपिक है जो एग्जाम में कंफर्म आने ही वाले हैं, शॉर्ट शॉर्ट आने ही वाले हैं। सो आई बिलीव अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, आप बहुत बढ़िया तरीके से अपने पूरे सिलेबस को 2 से ढाई दिन में रिवाइज कर पाएंगे। कहीं पे भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मेरा व्हाट्सएप का क्वेरी नंबर आप लोगों के पास अवेलेबल है, वहाँ पे आप अपना कंसर्न डाल सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज़ क्विकली एज़ पॉसिबल। ऑल माय बेस्ट विशेज़ आर विद यू। और एक चीज़ और याद रखिएगा, पेपर जब अटेम्प्ट करेंगे, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, उनके जो भी टैक्सेबिलिटी, नॉन टैक्सेबिलिटी, इंक्लूजन, एक्सक्लूजन्स के जो भी रीज़न्स हैं, उन रीज़न्स को आप आंसर में तरीके से लिख के आएँगे। रीज़न हाथ टू हाथ ब्रैकेट में लिखना चाहें, वो भी कर सकते हैं, नीचे वर्किंग नोट में देना चाहें, वो भी दे सकते हैं। मेरी प्रेफ़रेंस ये होती है कि किसी भी चीज़ के टैक्सेबिलिटी, नॉन टैक्सेबिलिटी, इंक्लूजन, नॉन इंक्लूजन, और इसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी या नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी, एलिजिबिलिटी या इनएलिजिबिलिटी, इसके रीज़न ना हाथ टू हाथ पैरेलल जाएँ, तो वो मेरी प्रेफ़रेंस रहती है। ऑल माय बेस्ट विशेज़ आर विद यू एज़ आई सेड वन्स अगेन। मेक श्योर आप तरीके से रिवाइज करें। कहीं पे भी आप अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, यू कैन लेट मी नो। एंड ये मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, क्वेश्चन आंसर जो टेस्ट के अंदर अवेलेबल है वो, और अपनी समरी बुक को रिविजनरी मैराथन के साथ रेफर करते हैं, पास तो क्या आपके एग्जाम में एग्जामिशन कंफर्म है। तो बिल्कुल हिम्मत मत हारिएगा, और अगले 2 दिनों के अंदर जितना आपसे बेस्ट हो सकता है उतना बेस्ट एफर्ट कीजिएगा। टिल आई मीट यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय, एंड ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक टू यू फॉर योर एग्जाम्स।